नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। और यहां से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से एग्जाम में हर बार 7 से 8 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाके उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में देखेंगे कि ये जो नैतिकता होती है बच्चे में जन्म कैसे लेती है या बच्चे के अंदर पनपती कैसे है और आती कैसे है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां से प्रश्न आ चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए समझा देता हूं कि ये जो नैतिकता होती है वो बच्चे में जन्म कैसे लेती है या बच्चे के अंदर आती कैसे है। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि नैतिक व्यवहार जो है वो जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। जो सामाजिक वातावरण होता है, सामाजिक परिवेश होता है, वह मुख्य कारक होता है नैतिक व्यवहार को सीखने या अर्जित करने के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे, जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक जन्म से ना तो नैतिक होता है, ध्यान दीजिएगा, और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छे या बुरे आचरण समाज से सीखता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नैतिक या अनैतिक होने के लिए, अच्छे या बुरे आचरण सीखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आपका ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कैसे या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ लगभग 20 साल तक, ध्यान दीजिएगा, लगभग 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया। यानी जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 20 साल तक बच्चों के साथ एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का क्या किया, प्रयोग किया। इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों, यानी पात्र मतलब समझते होंगे, यानी कहानी में जैसे आप मूवियों में होते हैं हीरो हीरोइन, उसी टाइप से होता है कहानियों में पात्र। ठीक है, तो कहानियों के जो पात्र हैं उनके सामने कई नैतिक दुविधाएं या नैतिक उलझन रखी गई थी। ठीक है, नैतिक दुविधा या नैतिक उलझन क्या होती है कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप अब नैतिक दुविधा में फंस जाएंगे कि मैं एग्जाम देने जाऊं, परीक्षा देने जाऊं या इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही होती है नैतिक दुविधा कि आप किसी भी चीज का चयन नहीं कर पाते, दो चीजों में से एक चीज का चयन नहीं कर पाते, उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। जैसे आपके पिताजी बीमार हैं और आपका एग्जाम है, अब आपको यह समझ में नहीं आता, आप ये नहीं निश्चित कर पाते कि मैं पिताजी की सेवा करूं या अपनी परीक्षा देने जाऊं, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यही होती है क्या, नैतिक दुविधा या नैतिक उलझन। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में जो बच्चों को कहानियां सुनाई थी उनमें एक सबसे प्रचलित कहानी थी, कौन सी, स्टोरी ऑफ हाइंज या स्टोरी ऑफ हाइनेज। कुछ लोग इसको हाइंज कहते हैं, कुछ लोग हाइनेज कहते हैं, तो इसको भी 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसको भी खत्म कर देते हैं, क्यों रह जाए। तो दोस्तों जो हाइनेज था वो यूरोप का रहने वाला था और इसकी जो पत्नी थी वो एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, हाइनेज की जो बीवी थी वो एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उस बीमारी का जो इलाज था यानी दवा थी उसको एक डॉक्टर ने खोज लिया था। तो उस डॉक्टर के पास जब हाइनेज उस दवा को लेने पहुंचा तो वो डॉक्टर उस दवा को लगभग उस दवा के रेट से 10-12 गुना अधिक रेट ले रहा था जो हाइनेज के पास नहीं था, यानी पैसे देने के लिए हाइनेज के पास नहीं थे। तो हाइनेज ने उस दवा को वहां से चुरा लिया था। चुराने के बाद बच्चों से यह प्रश्न पूछे गए, ये जब कहानी सुनाई गई तो बच्चों से यह प्रश्न पूछे गए कि हाइनेज को दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं, यानी उसकी बीवी मर जाती अगर वो दवा ना चुराता, और अगर चुरा लिया तो उसने कानूनन अपराध कर दिया। तो बच्चे यही नैतिक दुविधा में फंस गए कि सही क्या है। तो दोस्तों यही होती है नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा। अब आगे देखते हैं, अब इसका सिद्धांत है, यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से समझिए।
साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग ने बताया कि नैतिक विकास के 3 स्तर, ध्यान दीजिएगा 3 स्तर और 6 चरण होते हैं, यानी प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण। अब इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ये क्या होते हैं। पहला स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। दोस्तों तीनों एक ही हैं, बस नाम यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी शब्द देकर के आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो पूर्व पारंपरिक, पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी स्तर तीनों एक ही हैं और इसका समय 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। अब इसकी 2 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि पहले स्तर की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा अहम केंद्रितता यानी सरल अहंकार। ध्यान दीजिएगा, इसको सरल अहंकार भी बोलते हैं। अब समझेंगे कि दंड एवं आज्ञा पालन होता क्या है। तो बच्चा जो है वो पिटाई के डर के कारण यानी दंड के डर के कारण अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, बड़ों के आदेश का पालन करता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पिताजी, माताजी या मेरे पास पड़ोस के लोग या मेरे भाई बहन मेरी पिटाई करेंगे, और वो दूसरों के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, अपने बड़ों के नियंत्रण में रहता है। अब समझेंगे अहम केंद्रितता, ये क्या होती है। तो बच्चा इसमें अपने हिस्से का तो खाना ही चाहता है, यानी अगर आप उसको चॉकलेट दे देते हैं तो वो अपने हिस्से की चॉकलेट तो खाएगा ही, साथ में दूसरे के हिस्से की भी चॉकलेट खाने की कोशिश करेगा, यानी बच्चा इसमें क्या होता है, स्वार्थी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरल अहंकार उसके अंदर आ जाता है, वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, लेकिन डर के कारण वो दूसरे की चॉकलेट नहीं खाता कि पिताजी कहीं मेरी पिटाई ना कर दें, और वो नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा में फंस जाता है कि मैं पूरी चॉकलेट खा लूं लेकिन मेरी पिटाई हो जाएगी अगर मैंने दूसरे के हिस्से की भी चॉकलेट खा ली, तो वो निर्णय नहीं कर पाता। दोस्तों इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में निर्णय लेते वक्त ये जो पूर्व पारंपरिक या पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था होती है, इस अवस्था में निर्णय लेते वक्त बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन का विचार करता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। और इस अवस्था में जो नैतिकता होती है वो बाहर से आती है, यानी जो नैतिकता होती है वह बाह्य कारक पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, अपने माता पिता पर, बड़ों पर। बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है, बच्चा स्वार्थी है, लेकिन अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है पिटाई के डर के कारण। तो नैतिकता जो है बाहर से आती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तर, इसका नाम क्या है, नैतिक पारंपरिक या रूढ़िवादी स्तर। पहले का नाम क्या था, उसमें पूर्व लगा था। ध्यान दीजिएगा, पहला जो स्तर था उसमें पूर्व नैतिक, पूर्व पारंपरिक, पूर्व रूढ़िवादी लगा था, लेकिन इसमें पूर्व नहीं लगा, ओनली नैतिक, पारंपरिक और रूढ़िवादी स्तर। ठीक है, इसका समय 10 से 13 वर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तम लड़का या उत्तम लड़की अवस्था, यानी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था, और जो दूसरी है वो है कानून एवं सामाजिक व्यवस्था अवस्था। ठीक है, कानून एवं सामाजिक व्यवस्था अवस्था। अब समझेंगे कि ये उत्तम लड़का या उत्तम लड़की अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों बच्चा जो है इसमें दूसरे का अनुकरण करता है कि वो जो मेरे भैया है पड़ोस में रहते हैं वो इस कार्य में कुशल हैं तो मैं भी वही कार्य करूं, या वो इस पढ़ाई में आगे हो चुके हैं तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलूं। अनुकरण करता है और प्रशंसा पाने की क्या रखता है, चाह रखता है कि मैं दूसरों से प्रशंसा पाऊं। ध्यान दीजिएगा, उत्तम लड़का और उत्तम लड़की अवस्था में बच्चा प्रशंसा पाने की चाह रखता है। अब ये जो दूसरी अवस्था है इसमें देखेंगे कानून एवं सामाजिक व्यवस्था। इसमें जो बच्चा है पहली में अनुकरण करता है, दूसरे में बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी खुद से कार्य करने लगता है, कानून व्यवस्था को समझने लगता है, सामाजिक व्यवस्था को समझने लगता है, समाज के दायरे में रहकर कार्य को करने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझेंगे उत्तर नैतिक या उत्तर पारंपरिक या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। उत्तर नैतिक स्तर का जो समय होता है वो 13 वर्ष से यानी 13 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था तक होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके भी 2 चरण है। कौन कौन से, पहला सामाजिक अनुबंध और दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता। अब समझेंगे कि सामाजिक अनुबंध क्या होता है। तो सामाजिक अनुबंध यानी समाज के साथ बंध के रहें, दूसरे की भलाई हो साथ में अपनी भी भलाई हो। ठीक है, यानी अपना अपना स्वार्थ देखना, समाज के साथ अंतःक्रिया करना, अपना अपना स्वार्थ देखना। अगर दूसरे
दूसरे का भला हो रहा है तो साथ में मेरा भी भला हो, यही है सामाजिक अनुबंध। और दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता। इसमें दोस्तों खुद की भलाई की कोई चिंता नहीं रहती, परोपकार की भावना होती है, यानी मेरा भला हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, दूसरे की भलाई होनी चाहिए, दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, यही है परोपकार की भावना और सार्वभौमिक नैतिकता। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।